क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहा, हमारा आंसर ही मैच नहीं हो रहा, ऐसी बदतर सिचुएशन भी है ना, तब भी मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना। 10th क्लास का मैथ्स का पेपर बहुत ही खराब आया था, कोई फेल नहीं होने वाला, सबके 80% तो आ ही जाएंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले मैथ्स में। एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल ज्यादा आसान चैप्टर है इंटीग्रेशन से। तो अब नेक्स्ट बारी है हमारे मैथ्स के बोर्ड एग्जाम की। तुमने सुना तो होगा 10th क्लास का मैथ्स का पेपर बहुत ही खराब आया था, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुम आज से अभी से भी पढ़ने बैठ गए ना, तो इतना अच्छा खासा गैप दे रखा है तुम्हारी डेट शीट में कि तुम्हारे बढ़िया मार्क्स आ ही जाएंगे, ठीक है। बस तुम्हें इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, कौन से चैप्टर को पहले निपटाना है कि तुम्हारे मार्क्स बन जाए। अगर तुम्हें बिल्कुल नहीं आता है, क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं हो रहे, हमारा आंसर ही मैच नहीं हो रहा, ऐसी बदतर सिचुएशन भी है ना, तब भी मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लेना, ठीक है, क्योंकि एंड के टाइम पे भी पढ़ के ना तुम्हारे मार्क्स आ सकते हैं। ये थ्योरी सब्जेक्ट तो है नहीं कि आधा आधा स्पेलिंग की मिस्टेक हो गई, इसने ये कीवर्ड नहीं लिखे, ऐसे मार्क्स काट देते, नहीं, यहाँ पे अगर तुमने सही लिखा हुआ है तो तुम्हारे मार्क्स बनेंगे, ठीक है। दूसरी बात, बढ़िया चीज तो ये है कि बच्चों को डर लग रहा है हम तो फेल हो जाएंगे, ये है वो, सबके 80% से ऊपर मार्क्स तो बड़े प्यार से आ जाएंगे, क्योंकि स्टेप वाइज मार्किंग होती है। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आ रहा है, एंड में मैच नहीं हो रहा है, ऊपर के जो स्टेप्स लिख रखे हैं उसके तेरे को मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा मैथ्स में, नहीं, कोई फेल नहीं होने वाला, सबके 80% तो आ ही जाएंगे। थोड़ी सी मेहनत और कर ली, ढंग से अच्छे से सॉल्व करके आ गए, ठीक है। साइड में मार्जिन को अच्छा, अगर साइड में बना रहे हो तुम कैलकुलेशंस के लिए, तो साफ सुथरा रखना, गंद मत मचा के आना कि टीचर ही कंफ्यूज हो रहा है, इसने आंसर कहाँ लिखा, जरा देखो फॉर्मूला लिखा है नहीं, तुम्हें ना भाई साफ साफ दिखाना है उनको। अगर तुम साइड में मार्जिन बना रहे हो मैथ्स के पेपर में कैलकुलेशंस के लिए तो ठीक है, वरना लास्ट पेज होता है जो रफ वर्क वाला, ऊपर लिखना रफ वर्क और उधर सारे गंद मचाओ, तुम प्लस माइनस मल्टीप्लाई जो करना है तुमने वो एंड में करो, ठीक है। और हर आंसर में ना तुमने फॉर्मूला लिख के आना है। मैंने बताया था ना मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही तुम्हारा चेक होगा इस बार, तो भाई मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है कि एक फॉर्मूला अगर नहीं लिखा है ना तुमने, तो तुम्हारा 1 मार्क्स भी कट सकता है, आधा मार्क्स भी कट सकता है, ठीक है। तुम्हें अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है तब भी फॉर्मूला लिख के आओ, हिट एंड ट्राई मेथड यूज करो, कुछ कुछ तुक्के मार के आ जाओ, ऐसे ऐसे, क्या पता करते करते तुक्के मारते मारते तुम्हारा आंसर आ जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। अब मैं तुम्हें फटाफट से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बता देती हूँ कि अगर तेरे को कुछ नहीं आता, तू फेल ना हो जाए, तू कैसे कैसे पढ़ ले, ठीक है। और ये बेस्ट तरीका है तुम्हारे रिवाइज करने का, तुम्हारे प्रैक्टिस करने का, ठीक है, क्योंकि एक एक करके हमने चैप्टर्स निपटाने। अगर तुम पहले ही इंटीग्रेशन में अटक जाओगे तो भाई पूरे 4-5 दिन जो भी है ना, ये तुम इंटीग्रेशन ही करते रह जाओगे, बाकी के चैप्टर्स तुम छूट जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं तुम्हें पूरा सीक्वेंस बताने वाली हूँ, नोट करते चलना, एक एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगी, फिर एंड में क्वेश्चन भी बताऊंगी, ठीक है। तो वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। आपको स्क्रीन पे लेके चलती हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिस चैप्टर की सबसे ज्यादा वेटेज है तुम्हें वो पहले करना चाहिए, बट नॉट इन केस ऑफ मैथ्स। यहाँ पे तुम्हें कैलकुलस दिख रहा होगा, बट हम यहाँ अगर करने फंस गए ना तो भाई तुम बाकी के चैप्टर्स नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए हमने सबसे पहले शुरू करना है हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, ठीक है। इससे तुम्हारे मार्क्स भी बेटर हो जाएंगे, आसान भी है ये, ठीक है। तो इसमें ये प्लीज ये रेंज, डोमेन, प्रिंसिपल वैल्यू, इसका ध्यान रख लेना। और हाँ, जो ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स है ना, इन सभी को भी देख लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे सबका फेवरेट जो चैप्टर है, दैट इज मेट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। हमने इनको एक बारी में निपटाना है, ठीक है, एक सिटिंग में बैठ के। अब इसके भी बता देती हूँ कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनमें आने ही है ना। पहली बात तो इसकी सारी जो प्रॉपर्टीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं, ये सब देख लेना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स भी, ठीक है। उसके अलावा ये स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक वाली देख लेना। उसके बाद जो ये मेरे एडिशनल मल्टीप्लिकेशन, ये तो आता ही है हमें, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा ट्रिकी होता है बट उसको कर लेना क्योंकि ये एग्जामिनर को भी पता है कि मुश्किल होता है, इसलिए वो यहाँ से पूछते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स विद अ मैट्रिक्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो देखो ये इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स, ये सब भी कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट आ जाता है। डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ये एरिया ऑफ अ ट्रायंगल वाले क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ना उसमें आ जाते हैं, वर्ड प्रॉब्लम जो होती है ना उसमें आ जाते हैं। तुमने देखा होगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बहुत सारे आने वाले मैथ्स में, क्लास 10th के मैथ्स के पेपर में भी आए हुए थे, ठीक है। तुम्हारे में भी आने के चांसेस है, तो प्लीज इनको करके चल लेना, वरना तुम्हारी भी बड़ी परेशानी होगी जैसे 10th वालों को हुई थी, ठीक है। इसलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ये वाला है ना, सॉल्विंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 और 3 वेरिएबल्स, यूनिक सोल्यूशन वाला जो होता है, ठीक है, वो वाला तुम देख लेना। एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज अगेन इंपॉर्टेंट, इसका पूरा बड़ा वाला क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो कई बार इसके आने के चांसेस हो जाते हैं। अब यहाँ तक हो गया, तुम्हारे काफी सारे मार्क्स तो ऐसे ही बन गए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद हम आएंगे हमारे जो ये वाला चैप्टर है, दैट इज एलएलपी। भाई एलएलपी में तुम्हें पता है बहुत आसान है, ठीक है। वो बस ग्राफ वगैरह तुम्हें ढंग से बनाना आना चाहिए, उसको शेड प्रॉपर्ली कर लेना, ठीक है। इसके कुछ ही क्वेश्चन है, तुम अगर 10 भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे, ग्राफ पेपर पे ही करना, ढंग से पेंसिल और स्केल से बनाना, ठीक है। पेंसिल प्लीज शार्प रखना अपनी, क्योंकि इसमें ना कई बार ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स के चक्कर में भी तुम्हारे मार्क्स कट जाते हैं कि भाई इसके तुम्हारी पेंसिल जो है वो मोटी थी और कहीं और डॉट लग गया, ठीक है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी होती है, तुम्हें वहां पे अलग अलग बार ग्राफ नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। एलएलपी को ढंग से कर लेना, ये बहुत ही सही रहता है। उसके बाद देखो एलएलपी हो जाएगा तो मैं वैसे पर्सनली सजेस्ट करती हूँ कि वेक्टर्स उठाना चाहिए, क्योंकि वेक्टर्स साइंस वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके पास मैथ्स है वो 11th में भी पढ़ के आ रखे होते हैं हमारे साइंस में, ठीक है। तो तुम्हारे लिए आसान भी रहेगा, वेक्टर ज्यादा मुश्किल है नहीं, कुछ एक प्रॉपर उसका पैटर्न है, अगर तुझे आ गया वो वाला पैटर्न हैंडल करना, वो वाला, ठीक है, तो तुम्हें सब समझ आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, इसका थोड़ा सा बता देती हूँ। तो वेक्टर्स एंड स्केलर्स वगैरह तुम्हें पता होनी चाहिए, ठीक है। टाइप्स ऑफ वेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट क्योंकि एमसीक्यूज में आ जाता है, कई बार सीयूईटी वगैरह में भी देखा
देखा गया है एमसीक्यूज में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इंपॉर्टेंट है, कंपोनेंट भी इंपॉर्टेंट है, एडिशन मल्टीप्लिकेशन तो तुम्हें आता ही है, ठीक है, ये सबसे पहली चीज सिखाई जाती है। उसके बाद पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग अ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो, भाई इसके क्वेश्चन पिछले सालों में बहुत आए हुए हैं, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ता है तो जियोमेट्रिक इंटरप्रिटेशन, ये वाला तो तुम्हारे को आता ही होगा, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ स्केलर डॉट प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर एंड जो क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आता है, देखो अब सारा तो इंपॉर्टेंट है ही, बट मैं जिन पे फोकस कर रही हूँ ना मेनली उन क्वेश्चंस को जरूर निपटाना, ठीक है। 5-5 10-10 क्वेश्चन भी कर लोगे ना एक टाइप के, जैसे एक टाइप है ये डॉट प्रोडक्ट वाला, एक है क्रॉस प्रोडक्ट वाला, एक है, तो इसके 5-5 क्वेश्चन भी कर लोगे, तुम्हारा भाई डन है वेक्टर वाला चैप्टर, ठीक है। एक बार वेक्टर निपट गया ना तो तुम साथ ही साथ यहाँ पे 3D वाला भी कर सकते हो, क्योंकि इसमें अगेन वही सेम चीजें रहती है, ठीक है, जैसे एलएलपी में ज्यादा मुश्किल नहीं होता ये, ठीक है। इसमें कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियो वाली चीज देख लेना, क्योंकि यार ये थोड़ा आता है, बहुत बड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये हो गया, इसके बाद देखो तुम्हारे ऊपर है कि तुम रिलेशन फंक्शंस और प्रोबेबिलिटी करना चाहते हो या फिर तुम इंटीग्रेशन पे आ जाओ, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हारा कितनी पकड़ है। देखो मेरे को तो इंटीग्रेशन पसंद नहीं था, मुझे आज तक भी इंटीग्रेशन पसंद नहीं है, बट जब तुम कॉलेज में भी चले जाओगे ना तब भी इंटीग्रेशन पीछा नहीं छोड़ेगा, अगर बीकॉम ऑनर्स ली तुमने तो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो मैं इंटीग्रेशन में एक चीज पर्सनली सजेस्ट करना चाहूंगी कि एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल ज्यादा आसान चैप्टर है इंटीग्रेशन से, ठीक है। अगर तुम्हें थोड़ा बहुत भी आता है ना इंटीग्रेशन के बेसिक्स, तो भाई पहले इंटीग्रेशन चैप्टर को मत करियो, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल को पहले कर लेना, क्योंकि इसमें फिक्स्ड है 4-5 टाइप के क्वेश्चन ही आने हैं, ठीक है। तो उसके पैटर्न को समझ लो, बस वही है, तुम्हारे इस चैप्टर के पक्के पक्के मार्क्स बन जाएंगे, तेरा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एक भी मार्क्स नहीं कटना चाहिए, ठीक है, जो एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल से आएगा। इंटीग्रेशन में तो बतेरे टाइप है भाई, हर क्वेश्चन करोगे अलग ही तरीके से होना है वो, ठीक है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, इसलिए एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल को पहले कर लेना अगर तुम्हारा बेस अच्छा है इंटीग्रेशन का, ठीक है। यहाँ पे बेसिक वही है तुम्हारा कि कर्व्स हो गया, लाइंस हो गया, सर्कल्स, पैराबोलास, इलिप्स, यही सब है, ठीक है, बस इसके अलावा कुछ नहीं आने वाला। एक एक जो जो टाइप्स है उनके 4-4 क्वेश्चन कर लो, निपट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद वैसे तो मैं एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बाद बोलती हूँ कि हमेशा रिलेशंस एंड फंक्शन कर लेना चाहिए या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन कर लेना चाहिए, क्योंकि साथ के साथ निपट जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी तुम कर सकते हो, और रिलेशंस एंड फंक्शन के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दूं तो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, ये तो तुम्हें आना ही आना चाहिए, एंड इक्विवेलेंस रिलेशन, जी हाँ, इसके तो भाई इतने क्वेश्चन आए कि प्रूव करो ये है वो है, ठीक है। इसके आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम में भी आने के चांसेस है, एंड 1-to-1 एंड ऑन टू फंक्शंस आर अगेन इंपॉर्टेंट। छोटा सा ही चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शन, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो भाई एक बार मैं तुम्हें प्रोबेबिलिटी का भी बता देती हूँ। प्रोबेबिलिटी से भाई मेरे को 10th तक इतनी सही लगती थी, प्रोबेबिलिटी इतनी आसान है भाई, 12th में तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी इतना मुश्किल आता है, ठीक है, इसलिए बता रही हूँ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगेन इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, बट इंडिपेंडेंट इवेंट्स जो है ना वो मेरे टाइम पे आया हुआ था, तो तुम्हारे टाइम पे भी आने के चांसेस है, तो देख लेना। बाकी बेस थ्योरम यार ये तो करना ही करना पड़ेगा। प्रोबेबिलिटी के सारे ऐसे टॉपिक्स है जिनको तुम छोड़ नहीं सकते हो, बट एक बढ़िया सा वन शॉट रिवीजन, जिस भी टीचर का तुम्हें समझ आता है, नेहा मैम का समझ आता है या किसी भी टीचर का समझ आता है, जस्ट वॉच प्रोबेबिलिटी का पूरा एक फुल लेंथ का वन शॉट, एक दिन में तुम एक सिटिंग में बैठ के प्रोबेबिलिटी फिनिश कर सकते हो। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, 5-6 टॉपिक्स हैं इसके, फिनिश हो जाएगा, ठीक है। जब ये हो गया तो अब हमारे पास ये वाला सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। अब हमारी बारी आती है, जी हाँ, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की, ठीक है। एक बार मैं तुम्हें डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी बता देती हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। इसका बेसिकली ये ऑर्डर और डिग्री वाले के बहुत ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं भाई, तुम अपनी एनसीईआरटी में भी देख लोगे ना, इतने क्वेश्चन है छोटू छोटू इसके, तो इसको जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी ये वाला जो है ना वेरिएबल सोल्यूशन, होमोजीनियस, भाई होमोजीनियस बहुत ज्यादा आने के चांसेस है, ठीक है, तो उसको अच्छे से कर लेना। फर्स्ट डिग्री सेकंड डिग्री दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री सॉरी बोथ आर इंपॉर्टेंट। एंड ये देखो, ये जो नीचे टाइप्स मेंशन है ना, ये ऑलरेडी तुम्हारे सिलेबस में मेंशन्ड है, तो इसको प्रैक्टिस कर लेना। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है ना, जो सीबीएसई ने दिए हुए हैं कि ये है क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, उनकी आपको लिंक पूरा पीडीएफ का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब मैं बताती हूँ फाइनली तुमने क्या पढ़ना। जब ये सारा डन हो गया ना, इतने मार्क्स तो हमारे पक्के हो गए ना, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन छोड़ के इतने मार्क्स तो पक्के हो गए, ठीक है। तो अब आएंगे हम इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे। पता है बच्चे क्या गलती करते हैं कि वो पहले ही शुरुआत में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन उठा देते हैं, कि जो बाकी के चैप्टर्स है ना उनके उससे भी मार्क्स कट जाते हैं और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में भी कट जाते हैं, ठीक है। इसलिए पहले बाकी के चैप्टर्स को इतना सॉलिड बना दो कि उनसे मार्क्स ना कटे, उसके बाद इन टॉपिक्स पे आने, ठीक है। ये पूरा सीक्वेंस मैंने बहुत दिमाग लगा के सारे टाइप ऑफ स्टूडेंट्स को एनालाइज करके बनाया हुआ है, तो प्लीज ढंग से कर लेना, ठीक है। अभी तुम्हारे पास बतेरा टाइम है, अच्छा खासा गैप दिया गया है सीबीएसई में, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं हमेशा बोलती हूँ कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज ज्यादा इजी दैन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, ठीक है। तो इस वाले चैप्टर को अच्छे से निपटा देना। अगेन चेन रूल वगैरह में बहुत बेसिक, चेन रूल तो पहला बड़ा प्यारा लगा था मैं, क्या हाँ क्या बढ़िया चैप्टर है, बट
आगे जाके थोड़ा बेकार हो गया था, ठीक है। बट हाँ, ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन वाले, इनवर्स वाला वो कर लेना, और लॉग और एक्सपोनेंशियल वाला कर लेना, ठीक है। अगेन आगे बढ़ते हैं तो इसमें पैरामेट्रिक फॉर्म तो बस वो टी लग जाता है, दैट्स इट, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज हो गया, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, भाई इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये तो ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना इस पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर के, जो हर साल रिपीट होते हैं भाई, आना ही आना है, ये तो पता ही है, ठीक है। यही अगेन देखो मैं बता रही थी ना, मैक्सिमा मिनिमा, ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद ये रियल लाइफ सिचुएशन में आपके वो वर्ड प्रॉब्लम आने के चांसेस हो जाते हैं, बट इनको अच्छे से कर लेना। मुझे पता है तुम्हारी बहुत फटती है डेरिवेटिव से और इंटीग्रेशन से, बट करना तो पड़ेगा ही, है ना। आगे बढ़ते हैं, फिर हम आएंगे हमारा ये इंटीग्रल्स में, ठीक है। अब तुम्हारे ऊपर है, अगर तुम्हें डिफरेंशिएबिलिटी ज्यादा आसान लगता है उसको पहले कर लो, इंटीग्रेशन को बाद में, इंटीग्रेशन ज्यादा आसान लगता है उसको पहले कर लो, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, मैंने तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया है, ठीक है। मुझे इंटीग्रेशन ज्यादा बेकार लगता था, डिफरेंशिएशन में फिर भी कर लेती थी, ठीक है। इसीलिए इंटीग्रेशन में आपने ध्यान रखना है, वही अगेन इनवर्स प्रोसेस। अब ये देखो, जितने क्वेश्चंस करोगे उतने नई टाइप ऑफ तुम्हें पता चलेंगे, अच्छा ऐसे भी सॉल्व होता है इंटीग्रेशन का चैप्टर, ठीक है। ऐसे इसलिए कह रही हूँ कि यहाँ पे देख लो तुम, इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज अलग अलग टाइप के दिख रखे कि पैटर्न होता है, पता है, ऐसे ही सॉल्व होंगे, ये वाले को ऐसे ही सॉल्व करोगे। इतने सारी प्रॉपर्टीज, इतने सारे फॉर्मूलाज याद करने के लिए एक शीट बना लो अपने फॉर्मूला की, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, वेक्टर सब भर दो उसमें, ठीक है। प्रोबेबिलिटी भी उसमें डाल देना, सारे अगर तुम अपनी आंखों के सामने रखोगे ना तभी याद हो पाएंगे इंटीग्रेशन के इतने सारे फॉर्मूलाज, तो वरना भाई दिमाग फट जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए कह रही हूँ। उसके बाद आ जाएगा इवैल्यूएशन ऑफ सिंपल इंटीग्रल्स, ये सब तुम्हारे को पता ही है, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सब तुम्हें करने ही पड़ेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट तुम्हारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड किस तरह से तुम्हें पढ़ना है। अगर बहुत पैनिक हो रहा है कि यार सॉल्व ही नहीं हो पा रहे क्वेश्चंस, आंसर ही मैच नहीं हो रहे, भाई कॉन्फिडेंस बिल्कुल जीरो है ना, तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर फॉलो कर लेना, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप मैंने तुम्हें बता दिया, वाले चैप्टर को पहले निपटाओ, ये करो वो करो, ढंग से कर लोगे तुम्हारे भाई बढ़िया से मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बच्चों के 100 में से 100 भी आते हैं, ठीक है। देन ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे पता है सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अगर तुम फॉलो करोगे, चैप्टर को ढंग से पढ़ोगे, एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करोगे, देन यू विल बी एबल टू एस योर मैथ्स का पेपर, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट। इफ यू हैव any doubt, just let me know in the comments below, I'll help you, ठीक है। All the very best. Kindly like this video right now, subscribe to my channel, comment down below something cute, and I'll see you in the next video. Bye.